हरियाणा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों के प्री बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और जनवरी महीने के अंदर फिर से एक बार प्री बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। और इस बार 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्ज़ाम फरवरी महीने में स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आपके पास अब अधिक समय नहीं है, इसलिए आपको अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करने के लिए मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपरों को सोल्व करना चाहिए और उनकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सैम्पल पेपर से और मॉडल पेपर से आपकी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाती है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सोशल साइंस विषय का मॉडल पेपर सोल्व करवाऊंगा 2023 और 24 सेशन के लिए है, क्योंकि कल जो है 10वीं कक्षा का सोशल साइंस विषय का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है। और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में इनमें से क्वेश्चन आ जाएं। सबसे पहले एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में और 20 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, सरस्वती सिंधु सभ्यता की खुदाई किस वर्ष की गई थी? तो इसकी खुदाई हुई थी 1921 और 22 में। तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? तो मेटल वाली सड़कें ये भी हैं, ड्रेनेज सिस्टम यानी कि नालियों की व्यवस्था भी थी, अन्न भंडार यानी कि भंडारण का व्यवस्था भी थी। तो इसका आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मिस्र का राजा शासक कहा जाता था, यानी कि मिस्र के राजा को किस नाम से जानते थे? तो इसको कहते थे फराओ। तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लो अयस्क निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? तो लो अयस्क जो है वो एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि एक बार ये समाप्त हो गए तो इनको दोबारा निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है नर्मदा नदी के ऊपर। तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर कहते हैं जूट को। तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो इसको आज़ादी मिली थी श्रीलंका को 1948 में। तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा देश होल्डिंग टुगेदर संघ है? तो होल्डिंग टुगेदर संघ जो है भारत है। तो ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? और ये बेरोजगारी मिलती है कृषि के अंदर। तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। तो बी ऑप्शन जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। तो ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 है, वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। तो ऑप्शन बी जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम की स्थापना की थी किसने की थी? यानी कि इस्लाम धर्म की स्थापना महमूद ने की थी। तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अंतर किसमें अंतर के कारण उत्पन्न होता है? यानी कि किस अंतर के कारण सामाजिक अंतर उत्पन्न होता है? तो जाति के आधार पर भी होता है, धर्म के आधार पर भी होता है, भाषा के आधार पर भी होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो ऑप्शन डी जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लोकतंत्र को बहाल करने के उद्देश्य से नेपाल में एक असाधारण लोकप्रिय आंदोलन देखा गया। तो ये आंदोलन हुआ था अप्रैल 2006 में। तो ऑप्शन जो है सी आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चीन में केवल एक ही पार्टी को शासन करने की अनुमति है, यानी कि चीन के अंदर केवल एक ही पार्टी है और उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन डी जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विदलीय प्रणाली कहाँ विद्यमान है? यानी कि दो दल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं USA और UK के अंदर, अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कमिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है? तो इसका आंसर है USA।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सरकार किस क्षेत्र में अधिकांश संपत्तियों की मालिक है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? तो आंसर है इसका सार्वजनिक क्षेत्र की, यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं उसका मालिकाना अधिकार सरकार के पास होता है। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1986 के अंदर। तो ऑप्शन 20 जो है आपका आंसर है। उसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है। इन सभी के आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं। जिन छात्रों की तैयारी है, सिलेबस पूरा हो चुका है, वो इस क्वेश्चन पेपर को खुद भी सोल्व करके करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसी है। क्वेश्चन पेपर दिखाने के बाद मैं इन सभी क्वेश्चनों के आंसर बताऊंगा आपको। उसके बाद है सेक्शन डी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तीन तीन नंबर वाले क्वेश्चन है सारे। उसके बाद है सेक्शन ई ऐसे टाइप क्वेश्चन है, पाँच पाँच नंबर वाले चार क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन के चॉइस में एक क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चनों की तैयारी करनी है आपको। जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पर जो क्वेश्चन चॉइस में है उनकी भी तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद है मैप वाले क्वेश्चन। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको दो दो नंबर वाले जो क्वेश्चन थे वहाँ से सभी क्वेश्चनों के आंसर बताऊंगा। सेक्शन बी, और सेक्शन बी के अंदर जो दो नंबर वाला पहला क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य विशेषताएं बताएं। तो नगर नियोजन की जो विशेषताएं थी सरस्वती सिंधु सभ्यता, यानी कि इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, यानी कि इस सभ्यता के अंदर जो विशेषताएं थी नगर नियोजन की, नगर के बारे में, तो उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो है आंसर देख सकते हैं 21वें क्वेश्चन का आंसर में बताया गया है सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। पहली विशेषता है ये शहर नदी के किनारे बसे हुए थे, यानी कि ये सरस्वती सिंधु सभ्यता के जो नगर थे ये नदी के किनारे बसे हुए थे। नगरों के दो नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया था, अर्थात दुर्ग और निचला किला। दुर्ग का मतलब होता है मीनार, यानी कि किले, और निचला नगर। तो दुर्ग के अंदर जो थे, जो शासक थे, राजा वगैरह थे, और उसके जो सहायक थे वो रहते थे, और ये जो है सुरक्षा का भी काम करता था। और निचला नगर जो थे यहाँ पर आम नागरिक जो हैं रहते थे। और सड़कें चौड़ी चौड़ी थी और 90 कोण पर कटी हुई थी, यानी कि मोड़ थे। सड़कें चौड़ी थी और 90 के कोण में मुड़ती थी, कटी हुई थी। तो ये विशेषताएं बताई हैं। दो नंबर का क्वेश्चन है तो इतनी ही विशेषताएं आपको बतानी होंगी दो नंबर के क्वेश्चन में। सड़कें, सॉरी, जो शहर थे वो नदी के किनारे थे। नगरों को दो भागों में बांटा गया था, एक भाग में दुर्ग होते थे और एक भाग में निचला शहर होता था। और सड़कें इसकी चौड़ी थी और 90 के कोण पर कटी हुई थी, कटी हुई यानी कि 90 के कोण में मुड़ती थी सड़कें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के चार आर्य सत्यों का वर्णन करें, यानी कि गौतम बुद्ध के जो चार सत्य थे उनके बारे में बताना है। तो आंसर देखें, तो यहाँ पर 22 का आंसर है। आंसर देखें, गौतम बुद्ध के चार आर्य सत्य इस प्रकार हैं। तो पहला है दुख और पीड़ा। संसार में जीवन मरण, लाभ हानि, यश अपयश सब सुख दर्द है, दुख दर्द है। उसके बाद है दुख का कारण। संसार में दुखों और कष्टों का कारण लोभ है, यानी कि संसार के अंदर जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, उनका कारण बताया है लोभ, वासना, तृष्णा। उसके बाद है दुखों पर नियंत्रण। दुखों पर नियंत्रण पाने के लिए दुखों से मुक्ति का एकमात्र उपाय संयम है, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर संयम है वो दुखों से मुक्ति पा सकता है।
उसके बाद है मुक्ति का मार्ग, अनुसरण करने के लिए 8 गुना मार्ग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर शेयरिंग क्या है, आंसर देखें इसका। आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 23 का। सत्ता के बंटवारे का अर्थ सरकार के अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का वितरण है। यानी कि शक्तियों को जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में बांट दिया है। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है उन कानूनों को, जो कानून विधायिका ने बनाए हैं उनको लागू करने का काम, और न्यायपालिका का काम होता है उनको बनाए रखने का, कानूनों को। और इन दोनों के ऊपर नियंत्रण का कार्य भी न्यायपालिका करती है। तो इनके बीच जो है शक्तियों को बांट दिया जाता है। सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता प्राप्त करने में मदद करती है और इससे जो है राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न होती है। सत्ता साझाकरण में साझा करने का मतलब यही होता है कि जो शक्ति है उसका बंटवारा करना। शक्ति को संघ, राज्य और स्थानीय जैसे विभिन्न स्तरों पर साझा किया जा सकता है। यानी कि जो सत्ता है, जो सरकार है, उसको जो जो उसकी शक्तियां हैं उसको संघ में, राज्य में और स्थानीय जैसे विभिन्न स्तर, ये जो अलग अलग लेवल हैं, इन लेवल के ऊपर जो है शक्ति को साझा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ के ऊपर जो मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन का मतलब होता है कि जो मिट्टी, भूमि के ऊपर जो उपजाऊ परत होती है उसका बहकर या फिर किसी कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, उसको जो है मृदा अपरदन कहते हैं, जो जो तेज़ हवाओं की वजह से भी होता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए यानी कि कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। आंसर देखें। तो आंसर देखें, पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए यानी कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए ये कदम उठाए जा सकते हैं। पहला कदम है समोच्च रेखाओं के साथ, समोच्च का मतलब होता है पैरेलल रेखाओं के साथ कृषि करना। साथ जुताई करने से ढलानों के नीचे जल प्रवाह की गति कम हो जाती है। यानी कि अगर पैरेलल जो है जुताई कर दी जाती है तो ढलानों के ऊपर जो पानी है उसका जो बहाव है वो धीमा हो जाता है। उसके बाद है ढलानों पर सीढ़ीदार खेती से अपरदन कम होता है। यानी कि पहाड़ों के ऊपर आपने देखा होगा कि सीढ़ीदार खेती होती है, यानी कि जो खेत होते हैं पहाड़ों के ऊपर वो सीढ़ी नुमा होते हैं। पट्टीदार फसलें, बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। जो बड़े बड़े खेत हैं उनको पट्टियों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। आश्रय वृक्षारोपण और पेड़ लगाकर, यहाँ पेड़ों को पंक्ति में लगाया जाता है और पहाड़ों के ऊपर जो पेड़ है वो पंक्ति में लगाए जाते हैं और इन सभी तरीकों से जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखें 25। क्वेश्चन है धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर स्पष्ट करें। आंसर देख। तो ये आंसर है, आंसर देखें, धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातु तत्व अपने कच्चे रूप में उपस्थित होता है। यानी कि धात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जिसके अंदर धातु जो है कच्चे रूप में पाई जाती हैं। अधात्विक खनिजों में कोई धातु पदार्थ नहीं होता। यानी कि जो अधात्विक खनिज हैं उसके अंदर कोई भी धातु नहीं होती। जब अधात्विक धात्विक खनिजों को पिघलाया जाता है, यानी कि जो धात्विक खनिज हैं उनको पिघलाया जाता है तो एक नया उत्पाद बनता है, तो उससे एक नया उत्पाद बन जाता है, यानी कि नई चीज़ बनती है। अधात्विक खनिजों को साथ ऐसी प्रक्रिया नहीं होती और ना ही इनसे कोई नया उत्पाद बनता है। धात्विक नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर धातु पाई जाती है। अधात्विक जिससे ये साफ साफ ये पता लग रहा है कि इसके अंदर कोई धातु नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो ये जो है एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पैसों से वस्तु नहीं खरीदी जाती, वस्तु से वस्तु खरीदी जाती है। यानी कि जो वस्तु आपके पास है वो किसी दूसरे को दे दीजिए और उसके पास जो वस्तु है वो आपको दे देगा, तो इसको वस्तु विनिमय कहते हैं। यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु खरीदना, उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। आंसर देखें अब इसका।
वस्तु विनिमय प्रणाली विनिमय की एक प्रणाली है जहां वस्तुओं का वस्तुओं के बदले विनिमय किया जाता है, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु खरीदी जाती हैं। और अर्थव्यवस्था में विनिमय का कोई सामान्य माध्यम नहीं था। इस प्रणाली के तहत लोगों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं का आदान प्रदान किया, यानी कि इससे जो है लोगों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का जो है आदान प्रदान शुरू कर दिया, और इसी को ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है ये। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं इसके आंसर आपको बताता हूँ। पैसेज की तरह है, नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आंसर बताने हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे का आंसर भी तृतीयक क्षेत्र है। और तीसरे का आंसर है किसी विशेष वर्ष के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के लिए क्षेत्र का कुल उत्पादन प्रदान करता है। और अगले क्वेश्चन का चौथे क्वेश्चन का आंसर है केंद्र सरकार मंत्रालय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ये है क्वेश्चन नंबर 28। सेम उसी तरह का ही क्वेश्चन है, पैसेज दिया गया है, पैसेज की तरह दिया गया है, इसको पढ़ना है आपको और समझना है। उसके बाद इसी में से ही क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं और उनके आंसर आपको देने हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन हैं। अब मैं आपको इसके आंसर दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 का जो पहला आंसर है उसका आंसर है यह लोकतंत्र की आत्मा है। उसके बाद आएगा सी सिंहल और बी 1948 और 1980 के दशक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अब यहाँ से जो है आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। और पहला क्वेश्चन है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के क्या नुकसान है, यानी कि जो नदी परियोजनाएं हैं उनसे क्या नुकसान है उसके बारे में बताना है। तो आंसर देखें, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के नुकसान क्या है। पहला नुकसान है नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करता है, यानी कि इससे जो नदियों का जो प्राकृतिक प्रवाह है यानी कि बहाव है उसमें अवरुद्ध आता है, यानी कि जो स्पीड है उसमें कमी आती है, जिससे तल छट का बहाव कम होता है, यानी कि जिसके जो तल छट यानी कि नीचे जो नदी के नीचे जो मिट्टी है उसका बहाव कम हो जाता है, और बहाव कम होने की वजह से जो मिट्टी है वो एक ही जगह पर जमा होने लगती है। जलाशय के तल पर अत्यधिक अवसादन, यानी कि जो जलाशय है उसका जो तल है उसके ऊपर अत्यधिक अवसादन यानी कि मिट्टी जमा होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियों के जलीय जीवों के लिए रॉकियर स्ट्रीम बेड और गरीब आवास, यानी कि जो है जो जलीय जीव हैं उनके लिए जो है आवास की समस्या हो जाती है। उसके बाद तीसरे पॉइंट के अंदर ये बताया गया है जलीय जीवों के लिए पलायन करना मुश्किल बनता है, विशेष रूप से अंडे देने के लिए, यानी कि जो जो जलीय जीव हैं यानी कि मछलियां हैं वो जो दूसरे स्थान पर जाकर अंडे देती हैं तो उनका जो पलायन है यानी कि एक जगह से जो दूसरे जगह पर जाने का जो रास्ता है वो अवरुद्ध होता है, यानी कि रुक जाता है। मौजूदा वनस्पति यानी कि जो वनस्पति है और जो मिट्टी है जलमग्न यानी कि वो पानी में डूब जाती हैं, और जिसके कारण समय के साथ साथ इसका जो है अपघटन होता रहता है, यानी कि नष्ट हो जाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध भी नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन जैसे कई नए पर्यावरणीय आंदोलनों का कारण बना है। तो इससे जो है आंदोलन इनकी वजह से जो है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं की वजह से आंदोलन भी हुए हैं, यानी कि आंदोलनों का कारण भी बना है। तो यहाँ पर जो है पहले पॉइंट के अंदर ये बताया गया था कि जो नदी की जो धारा की जो स्पीड है गति है वो प्रभावित होती है। दूसरे पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि स्पीड जब कम हो जाती है नदी की तो
नदी के तल पर जो है अवसाद जमा हो जाता है, यानी कि मिट्टी जमा हो जाती है, जिससे कि जलीय जो जीव हैं उनकी आवास की समस्या, रहने की समस्या हो जाती है। और अगले पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि जो जलीय जीव है उनका पलायन करना, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाना मुश्किल हो जाता है, और जो वनस्पति है वो इन मिट्टियों के नीचे दब जाती है, और जिसका समय के साथ अपघटन हो जाता है। और ये जो उद्देश्य है, बहुउद्देश्य योजनाएं, ये कारण बनती हैं आंदोलनों की, यानी कि इसकी वजह से नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन जो है बड़े आंदोलन थे, ये इन आंदोलनों का ये कारण बने थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, ईसाई धर्म और इस्लाम में क्या समानताएं हैं? आंसर देखें। तो ये है आंसर, ईसाई धर्म और इस्लाम में समानताएं इस प्रकार है। दोनों मानते हैं कि ईश्वर स्वर्ग में रहता है, यानी कि ईसाई धर्म को मानने वाले और इस्लाम धर्म को मानने वाले दोनों ही ये कहते हैं कि जो भगवान है वो स्वर्ग में रहता है। दोनों का मानना है कि आत्मा का जन्म एक ही बार होता है, मरने के बाद वह स्वर्ग या नरक में रहने लगता है। यानी कि इन दोनों का मानना है कि मरने के बाद जो है आत्मा या तो स्वर्ग जाती है या फिर नरक में जाती है। उसके बाद है, दोनों का मानना है कि एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी और उस दिन उन्हें स्वर्ग या नरक दिया जाएगा। यानी कि इन दोनों धर्मों के लोगों का मानना है कि एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी और उस दिन जो है हर एक व्यक्ति को या तो स्वर्ग भेजा जाएगा या फिर नरक भेजा जाएगा। उसके बाद है, इस्लाम और ईसाइयत सिर्फ अपनी बात को ही सही मानते हैं, और ये दोनों जो है अपनी जो बात है उसको ही सही मानते हैं, यानी कि इनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके अंदर जो बातें लिखे हुए हैं उनको ही ये सही मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान संशोधन 1992 से पहले और बाद में स्थानीय स्वशासन के बीच किन्हीं तीन अंतरों को बताएं। यानी कि संविधान के अंदर 1992 में जो संशोधन हुआ था, यानी कि जो सुधार हुआ था, उससे पहले की क्या परिस्थिति थी और उसके संशोधन के बाद क्या परिस्थितियां हुई, उसके बारे में तीन अंतर बताने हैं। तो यहाँ पर आंसर देखें। सबसे पहले है 1992 से पहले, यानी कि संशोधन से पहले। संशोधन से पहले जो है यह सीधे राज्य सरकार के नियंत्रण में था, यानी कि जो स्थानीय स्वशासन है वो सीधा राज्य सरकार के नियंत्रण में आता था, कंट्रोल में आता था। चुनाव चुनाव नियमित रूप से नहीं होते थे, यानी कि नियमित रेगुलर जो है चुनाव नहीं होते थे। चुनावों को राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित किया जाता था, और जो चुनाव होते थे उनका नियंत्रण का काम जो है राज्य सरकारें करती थी, यानी कि पूरा कंट्रोल राज्य सरकारों के पास था। उसके बाद है 1992 के बाद, यानी कि जो संशोधन हुआ, संशोधन के बाद क्या हुआ। पहला पॉइंट है, स्थानीय सरकारों को अपने दम पर कुछ कर वसूलने की शक्ति मिली है, यानी कि स्थानीय जो सरकारें हैं उनको टैक्स लेने का जो अधिकार है वो प्राप्त हुआ, कि जो स्थानीय सरकार है वो भी टैक्स ले सकती है। हर 5 साल में नियमित चुनाव कराना अनिवार्य हो गया, यानी कि हर 5 साल में चुनाव होंगे, ये कंपलसरी हो गया। उसके बाद है, कुल सीटों का 33% महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया, यानी कि जो टोटल सीटें हैं उनमें से 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई, आरक्षित हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में धन की निकासी से आप क्या समझते हैं? धन की निकासी का मतलब है जो अंग्रेज भारत से धन लूटकर अपने देश भेज देते थे तो उसको धन की निकासी कहते हैं, यानी कि भारत से जो पैसा था विदेशों में जो गया उसको कहते हैं धन की निकासी। अब आंसर देखें। भारत में इंग्लैंड को धन का हस्तांतरण जिसके लिए भारतीयों को कोई समानुपातिक आर्थिक प्रतिफल नहीं मिला, यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि भारत से इंग्लैंड को धन हस्तांतरण का मतलब है कि भारत से इंग्लैंड पैसा भेजा गया, यानी कि भारत से अंग्रेज जो है पैसा इंग्लैंड भेजते थे और उसके बदले भारतीयों को कोई लाभ नहीं मिलता था, यानी कि सिर्फ पैसा भेजते थे, उसके बदले में भारत को कोई लाभ नहीं होता था। इसी को ही धन का जो है हस्तांतरण कहते हैं।
यानी कि धन का अपवाह कहते हैं। प्लासी के युद्ध तक, यानी कि जब तक प्लासी का युद्ध नहीं हुआ था तब तक यूरोपीय भारतीय कपास और रेशम को खरीदने के लिए भारत में सोना लाते थे। तो उस समय तक, जब तक कि प्लासी का युद्ध नहीं हुआ था, तब तक जो यूरोप के जो निवासी थे वो भारत से कपास और रेशम खरीदने के लिए भारत में सोना लेके आते थे, यानी कि सोना लाते थे और बदले में रेशम और कपास खरीदते थे। हालांकि बंगाल की विजय के बाद, यानी कि जब बंगाल की विजय हुई, अंग्रेजों ने जब बंगाल को जीत लिया, अंग्रेजों ने भारत में सोना लाना बंद कर दिया। उसके बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत के अंदर सोना लाना बंद कर दिया। उन्होंने बंगाल के अधिशेष राजस्व, यानी कि बंगाल से जो उनको टैक्स के रूप में पैसा मिलता, इंग्लैंड में अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल खरीदना शुरू कर दिया। यानी कि भारत के पैसे से ही इंग्लैंड के लिए जो उद्योगों इंग्लैंड के उद्योगों को चलाने के लिए जो कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती थी, उस पैसे से उन्होंने कच्चा माल खरीदना शुरू कर दिया। इस प्रकार भारत के कच्चे माल, संसाधनों और धन को इंग्लैंड के लूटने की प्रक्रिया, इंग्लैंड के द्वारा लूटने की जो प्रक्रिया है, इसी को ही धन का निष्कासन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, कृषि और उद्योग कैसे साथ साथ चलते हैं, व्याख्या करें। तो यहाँ पर जो है आंसर देखें, हाँ, कृषि और उद्योग साथ साथ चलते हैं, यानी कि खेती और जो उद्योग हैं वो साथ साथ चलते हैं, क्योंकि उद्योगों को चलाने के लिए कच्चा माल कृषि से मिलता है और कृषि के अंदर जिन उपकरणों का प्रयोग होता है, जैसे कि मान लीजिए जो औजार हैं या फिर पाइप है, उर्वरक है, कीटनाशक हैं, वो उद्योग जो हैं यानी कि फैक्ट्रियों में निर्मित होते हैं और उनके लिए जो है कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर लिखी गई है। हाँ, कृषि और उद्योग साथ साथ चलते हैं, यानी कि खेती और उद्योग दोनों साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे के पूरक, यानी कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। इन मतलब इस एक की बिना एक के दूसरे का काम नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे के सामान की मांग को बढ़ाते हैं, यानी कि जो सामान है उसकी जो मांग है उसको बढ़ाने का काम करते हैं और एक दूसरे के लिए बाजार का काम भी करते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और कपड़ा जैसे कृषि आधारित उद्योग हैं, यानी कि जो चीनी है और जो कपड़ा है ये दोनों जो हैं कृषि पर आधारित उद्योग हैं, कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं और इनको जो है इन दोनों उद्योगों के लिए कच्चा माल जो है खेती से प्राप्त होता है। किसी खेत की खेती के लिए आवश्यक पीवीसी पाइप, उर्वरक, कीटनाशक आदि जैसे उपकरण उद्योगों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ये उत्पाद किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं, यानी कि ये जो है उपकरण उत्पादक, ये कृषि की जो है उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं। यानी कि ये जो उपकरण है इससे कृषि की जो खेती है, उत्पादकता है जो वो बढ़ती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है दोनों अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, वैश्वीकरण को परिभाषित करें, भारत पर इसके अच्छे प्रभाव क्या हैं।